वेलकम टू माय चैनल। रगे जहाँ है वो बाबा जी, दुआ ही कर दिया करो। वो जो यूनिवर्सिटी के बाहर बैठे फ़कीर को देखती थी, जो काला चश्मा लगाए, सब्ज़ रंग का चोला पहने, हाथों में ढेरों अंगूठियाँ होती और इसी तरह गले में ढेरों मालाएं लटकाए। रोज़ाना सुबह इनके यूनिवर्सिटी जाने से पहले वहाँ मौजूद होता और शाम में इनकी वापसी तक वो वहीं मौजूद रहता। सफ़ेद बालों की लंबी लंबी लिटें, मुंह पर डाले मैले कुचैले हुलिये वाला बाबा ना जाने फातिना को इतना अट्रैक्ट क्यों करता था। मुज़नी इसकी दोस्त हमेशा इसकी इन अजीबो गरीब हरकतों पर आजिज़ आ जाती थी। अभी यूनिवर्सिटी शुरू होते ही पहले सेमेस्टर में इनकी दोस्ती हुई थी, लिहाजा वो फातिना के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं जानती थी, मगर इसे ये नटखट सी ज़िंदगी को भरपूर तरीके से जीने वाली फातिना बहुत पसंद आई थी। इसीलिए इसने दोस्ती में पहल करने में देर नहीं लगाई थी। वो नीचे बैठी आज इस फ़कीर से मुखातिब हुई। चली जा, भाग जा, वरना भस्म हो जाएगी। वो फ़कीर फातिना के करीब बैठने पर सख्ती से चिल्लाया। लो, ऐसे कैसे भस्म हो जाऊंगी? बस मुझे तुम ये बता दो, तुम फ़कीरों जैसी सदाएं भी नहीं लगाते। बस लोग जो तुम्हारे कांसे में डाल दें तो डाल दें, वरना तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसे क्यों? फातिना को लगता था आज इसका इंटरव्यू लेने बैठी है। फाति, बस करो, क्यों इस बेचारे को परेशान कर रही हो? मजनी उसे टोकते हुए बोली। बाबा जी, मशकूक लगते हो। इसकी बात पर न सिर्फ बाबा बल्कि मजनी का भी मुंह खुला का खुला रह गया। वो ऐसी ही थी, जो मुंह में आता बोल देती, जो महसूस करती कह देती। दफ़ा हो जाए यहाँ से लड़की, फ़कीरों को छेड़ने का अंजाम बहुत बुरा होता है, भाग जा। बाबा इश्तिहार में आकर पास पड़ा पत्थर उठाकर गुस्से से बोला। अच्छा जाती हूँ, पर इतना तो बता दो, काला चश्मा पहना किसकी फरमाइश पे है? वो जाते जाते भी उसे तंग करने से ना चूकी। इससे पहले कि वो फ़कीर पास पड़ा पत्थर वाकई इसकी जानिब घुमाता, वो कहकहाते हुए वहाँ से भाग खड़ी हुई। तुम्हें क्या मिला इस बेचारे को ताव दिलाकर? मजनी ने उकताहट भरे लहजे में पूछा। पता नहीं क्यों, बस ये बाबा बड़ा क्यूट लगता है। फातिना की बात पर मजनी को इसकी दिमागी हालत पर शक हुआ। इतना मैला कुचैला फ़कीर और क्यूट? बेटा, ये तुम्हें ही सिर्फ क्यूट लग सकता है, क्योंकि तुम इस दुनिया की सबसे ज़्यादा खिसकी हुई लड़की हो। मजनी ने ताज्जुब से सर हिलाते हुए कहा। सही कह रही हो। उसने शदोमद से इसकी हाँ में हाँ मिलाई, जैसे वो किसी और की बात कर रही हो। वो दोनों इस वक्त पंजाब यूनिवर्सिटी के मास कॉम डिपार्टमेंट की जानिब जा रही थी, जिसके दरवाजे के बाहर वो फ़कीर कुछ दिनों से फातिना की नज़रों में आया हुआ था। सर जी, माल अभी तक नहीं पहुंचा। हैरत है कहीं मुखबरी ना हो गई हो। वहाब ने अंदर आते ही सामने टेबल के दूसरी जानिब बैठे शख्स से पूछा, जो गिलास में कुछ मशरूब डाले एक हाथ से भरी हुई सिगरेट के कश लगाता अपने सामने रखे लैपटॉप में कुछ देखने में मगन था। अबे नहीं होता कुछ, तू तो आते ही मनहूस बात किया कर। इस 2 टके की नौकरी ने तेरा दिमाग ख़राब करके रख दिया है। वो भिनाकर अपने सामने पुलिस की वर्दी में खड़े वहाब की जानिब देखकर बोला। न जाने इस जैसे और कितने पुलिस ऑफिसर्स को अपने साथ मिलाए वो नशा आवर अद्वियात का धंधा करके मासूम लोगों की जानों के साथ खेलता था। इसे शहर भर में कोबरा डॉन के नाम से जाना जाता था। डॉन, माल अब तक पहुंच जाना चाहिए था। रात से पहले ना पहुंचा तो बहुत मसला खड़ा हो जाएगा। वो हाथ मसलते घघियाए लहजे में बोला। शाम 5 बजे तक आ जाएगा और तब तक तुम्हारी शक्ल भी मुझे नज़र ना आए। और हाँ, दफ़ा होने से पहले वो जो यूनिवर्सिटी का नया कबूतर हाथ लगा है, उसे फ़ोन करके मेरे पास आने को कहो। इससे लड़कियों के धंधे और असले वाली बात करनी है। उसने वहाब को शहरियार को बुलाने का कहा, जो मास कॉम डिपार्टमेंट में ना सिर्फ पढ़ता था बल्कि हॉस्टल में भी रहता था। आवारा मिजाज, बहुत सी जमातों के साथ गैर कानूनी काम कर चुका था। यूनिवर्सिटी वाले काम के लिए कोबरा को वो अपने लिए बेहतरीन ऑप्शन लगा था। जैसे आपका हुक्म। ये इस इलाके का DIG था, जो कोबरा के सामने हाथ बांधे खड़ा था। दफ़ा हो जाओ अब। इसकी बेजार आवाज़ में मिलने वाले हुक्म पर उसने फ़ौरन अमल किया था। दरियाब, उठ भी जा भाई, क्या भंग पी कर सोया है? तुझे यूनी नहीं जाना क्या? वो जो रात में घर आते आते लेट हो गया था, उस वक्त जिस कदर गहरी नींद में था, वाकई लगता था जैसे भंग पीकर सोया है।
नहीं, कोनैन लेकर सोया था। वसी की फटी हुई आवाज़ ने इसे बुरी तरह इसकी नींद में खलल डाला था कि वो बुरा सा मुंह बनाकर भारी अल्फाज में बोला, बेटा, कोनैन तो तेरी सरनाक के रास्ते निकालेंगे अगर तू पहले दिन ही यूनी से लेट हो गया। वसी की बात पर जब इसने गौर किया तब 14 के भी 14,000 तबक रोशन हुए। एक ही जस्त में उठकर वॉशरूम की जानिब भागा और वसी इसका नाश्ता बनाने के लिए जल्दी जल्दी तैयार होकर वो लॉन्च में, जहाँ नाश्ता और वसी दोनों इसका इंतज़ार कर रहे थे। 5 मरले के बने इस खूबसूरत से घर में वो कुल 4 लड़के रहते थे। सब आपस में जिगरी दोस्त थे। दरियाब और वसी के अलावा हुज़ैफ़ा और ताहा थे। हुज़ैफ़ा और ताहा हॉस्पिटल चले गए हैं। नाश्ता करते वसी से इफ्तिसार किया, जी जनाब, अब आप भी तशरीफ़ ले जाएं तो मैं भी अपने काम धंधे पे जाऊं। वो बेजार बैठा इस सुस्त इंसान को देख रहा था। जा रहा हूँ भाई, तेज़ी से हाथ चलाते उसने नाश्ता ख़त्म किया और अपना बैग और कगल्स और गाड़ी की चाबी उठाए बाहर की जानिब लपका। वसी भी इसके निकलते ही घर को लॉक लगाकर अपनी गाड़ी लेकर ऑफिस के लिए निकल गया। तुमने देखा वो लड़का जो हमारी क्लास में ट्रांसफ़र होकर आया है? वो इस वक्त लाइब्रेरी में बैठी धड़ाधड़ नोट्स बनाने में महव थी कि मजनी ने उसकी महवियत में खलल डाला। मगर वो भी अपने नाम की एक थी, हाथ रोके बगैर अब ज़बान भी चला रही थी। वही आज सुबह जो कंटेम्प्रेरी मिस मीडिया की क्लास में आया था, सर्वकार के पीरियड में। मजनी ने उसकी यादाश्त पर मातम करते उसे याद करवाया। अच्छा, फिर क्या हुआ उसे? वो बुरी तरह नोट्स में गर्क हो चुकी थी। सरसरी सा मजनी को सुन रही थी। यार, सब बातें कर रही हैं कि कितना डैशिंग है वो, मगर उम्र में बड़ा लगता है। मजनी ने सोचते हुए कहा, बेटा निकम्मा होगा। अमूमन जो लोग इतने डैशिंग हों वो इंतहाई निकम्मे होते हैं, क्योंकि लड़कियों को पीछे लगवाने के अलावा इन्हें और तो कोई काम आता नहीं, लिहाजा 2-3 साल लगातार फेल होते रहते हैं। तुम भी देखना, आज बातें हो रही हैं, कल को यही हर लड़की के साथ नज़र भी आएगा। फातिना ने अपनी तरफ से बड़ी पत्ते की बात की, मगर मजनी को किसी तौर ये बात पसंद नहीं आई। तुम्हें तो हर बंदे में नुक्स ही निकालने आते हैं, इस कदर बारीक बीनी से जायज़ा लेती हो कि हद है। मजनी का मूड मुसलसल ऑफ था। तुम्हें क्यों इतना गम लगा है? तुम भी इसके साथ सेटिंग के चक्कर में हो? उसने रजिस्टर बंद करते अब मुकम्मल तौर पर मजनी की जानिब रुख किया, जो इसके साथ कुर्सी पर पीछे को बैठी पेन दांतों में दबाए उसे कीना तो उस नज़रों से देख रही थी। जी नहीं, तुम बस यही बकबक सोच सकती हो। वैसे बंदा है बड़ी चीज़। मजनी की सुई वहीं अटकी हुई थी। तो हम कौन से नाचीज़ हैं? वो मजनी की संजीदगी को किसी खातिर में ना लाई। यार, वैसे आज वो बाबा जी नज़र नहीं आए। 2 मिनट की खामोशी के बाद जो बात फातिना ने की, मजनी का दिल किया कि या तो अपना सर सामने रखी टेबल पर मार दे या फातिना का। मैं क्या बात कर रही हूँ? तुम्हारी सुई इस फ़कीर पे जा रुकी है, हद होती है। मजनी बदमज़ा होते हुए बोली, यार मुझे वो फ़कीर कम और कोई बहरूपिया ज़्यादा लगता है। तुमने देखा नहीं था वो अपने हाथों पर ग्लव्स चढ़ाए हुए था? भला फ़कीर को ग्लव्स पहनने की क्या ज़रूरत? और एक मर्तबा मैंने ग्लव्स के बगैर उसके हाथ देखे थे। यार, वो कहीं से किसी बूढ़े के हाथ नहीं लग रहे थे। फातिना की इन बातों पर मजनी ने सर हाथ पर मारा। मेरी जान, तुम इंटेलिजेंस में क्यों नहीं चली जाती? तुम्हारा वहाँ बहुत स्कोप होगा। बेटा, इसमें भी चली जाऊँगी, तुम फिक्र मत करो। उसने किताबें समेटते मजनी की बात पर मुस्कुराते हुए कहा, वैसे भी एक बात बताओ, तुम्हें रिसर्च करने के लिए वही फ़कीर मिला था? हाँ ना, इतना क्यूट फ़कीर था। वो मुसलसल शरारती अंदाज अपनाए हुए थी। असला कहाँ पहुँच गया? वो जो यूनिवर्सिटी से सीधा कोबरा के बुलावे पर इसके ख़ास अड्डे पर पहुँच गया था, अब हाथ बांधे इसकी पूछगछ का सामना कर रहा था। सर स्टोर रूम में पहुँचा दिया है।
वहाँ से अब लड़कियों की साइड पर कल ही पहुँच जाएगा। साथ में मंशियात वाले बोरे भी पहुँचा दिए जाएंगे। मैंने आज कल एक लड़की से अलग बढ़ा ली है, किसी मिनिस्टर की बेटी है। वो जल्द ही गर्ल्स हॉस्टल में ये सब चीज़ें पहुँचा देगी। पहले से ही इसने वहाँ की बहुत सी लड़कियों को नशा आवर अद्वियात का आदी बनाया हुआ है, इसलिए वो बआसानी हमारे इस बिज़नेस में हमारी मदद कर सकती है। शहरयार ने पूरी तफसील बताई। लड़की से बस काम तक ताल्लुक़ रखा हुआ है या सिगार का धुआं उड़ाकर उसने खबासत से हंसते हुए शहरयार को देखकर आंख दबाई। नहीं वो सर, वो बालों में हाथ फेरता हकलाया। अभी तक की मुलाकातों में वो हमेशा कोबरा की पर्सनैलिटी से मरूब ही इतना रहा कि कभी इससे इस तरह की बात करने का सोच नहीं सकता था। अरे यार, हमने इस धंधे में खाली होली पेट की आग तो नहीं भरनी होती ना, नफ्स की आग तो इससे बढ़कर है। शर्मा नहीं। कोबरा की बात पर वो होले से मुस्कुराया। उसने बड़े गौर से इसकी जानिब देखा। और अगर इस दोस्ती में से कुछ मैं भी वसूल कर लूँ तो मेरा नहीं ख्याल तुम्हारा इसके साथ कोई गैरत वाला मामला होगा भी तो याद रखना, हर काम करने वाली से मैं वसूली लेता हूँ। इसकी बात पर शहरयार कुछ लम्हों के लिए सुन हुआ। अरे नहीं सर, जब कहेंगे आपसे मिलवाऊँगा। वो अपनी घबराहट छुपाते हुए बोला। दैट्स लाइक माई बॉय। मुझे शुरू से ही तुम में गट्स नज़र आते थे। इस धंधे को शुरू करते वक्त ये याद रखना कि मेरे मामले में अपनी तमाम हैसियत को ख़त्म कर लेना, नहीं तो लोग मेरे लिए चूंटियों के बराबर भी अहमियत नहीं रखते। ऐसे मसल कर रख देता हूँ। उसने जबड़े भेंचते हुए अपने सामने रखे एक सिगार को उंगलियों से मसलते हुए कहा। जी सर। शहरयार ने जल्दी से इस बात में सर हिलाया। जाओ अब। सिगार का एक और कश लेकर उसने शहरयार से नज़रें हटाकर हाथ उठाकर उसे जाने का इशारा किया। फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको। वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, अपनी स्टोरी का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करती हूँ। रगे जहाँ है वो। सर, मे आई कम इन? सरवासे का पीरियड अभी स्टार्ट ही हुआ था कि दरवाजे से आवाज़ आई। हैदर, आज आप फिर से लेट हैं। सरवासे इसके रोज़ रोज़ लेट आने से खासे तंग आ चुके थे। एक तो न्यू एडमिशन और फिर इस तरह की गैर जिम्मेदारी। अभी उसे पहले का कवर करना था। अगर आपके यही हालात रहे तो आप कोर्स कवर कैसे करेंगे? उन्होंने अपना लेक्चर रोककर गुस्से से उसे घूरते हुए कहा। सॉरी सर, एक्चुअली गाड़ी में कोई इशू था। आज ठीक हो गई है, कल से मैं टाइम पर आऊँगा। उसने जल्दी से तौजीह पेश की। चलें बैठें अब यहाँ। उन्होंने सामने बैठी लड़की के साथ खाली सीट देकर उसे बैठने का इशारा किया। सर, ये मजनी की जगह है। ब्लू जीन्स पर ब्लैक शर्ट कुर्ता पहने, सर पर स्कार्फ जमाए, मेकअप से पाक, वो आम से नकूश और गंदमी रंगत की हामिल लड़की हैदर को एक घूरी डालकर जल्दी से बोली। बाकी क्लासेस की चेयर क्या ख़त्म हो गई हैं? जब मजनी आएगी तो वो कहीं और बैठ जाएगी। अब मुझे मज़ीद कोई आर्ग्यूज़ नहीं सुनने फ़ातिना। सरवासे ने फ़ातिना को घूरते हुए कहा, जो हैदर को अपने साथ बैठते देखकर मुंह में कुछ बड़बड़ा रही थी। थोड़ी देर बाद फ़ातिना का तेज़ी से लेक्चर नोट करता हाथ रुका। 2-3 बार उसने अपने बॉल पॉइंट को झटके मारे, मगर उसने भी चलने से इनकार कर दिया। एक हाथ आहिस्तगी से उसके सामने आया जिसमें बॉल पॉइंट था। ज़्यादा हीरो बनने की कोशिश मत करें। उसने गुस्से से हैदर को घूरी डाली और अपने बैग से नया बॉल पॉइंट निकाल कर फिर से लिखना शुरू कर दिया। वो अपनी जगह हक्का बक्का रह गया। मैंने तो सिर्फ आपकी हेल्प की है, मगर शायद कुछ बददिमाग लोगों को हर बात का गलत मतलब लेने की आदत होती है। वो जो इसकी घूरियों को इग्नोर कर चुका था और अब साफ दिल से इसकी मदद करना चाहता था। फ़ातिना का इतना रूखा अंदाज देखकर गुस्से से बोला। फ़ातिना ने कोई जवाब नहीं दिया। वैसे भी अब इस लड़के के रंग नज़र आने शुरू हो गए थे, जो कल से क्लास की सबसे बोल्ड लड़की निमरा के साथ पाया जाने लगा था। यकीनन वो आहिस्ता आहिस्ता सबके साथ ताल्लुक़ इस्तवार करने की कोशिश करेगा और फ़ातिना शुरू में ही उसे बता देना चाहती थी कि वो उसे कोई आम लड़की समझकर ट्रीट ना करे।
جیسے کلاس کے باقی لڑکے فاطمہ کی روکھی طبیعت کے بعد اب محتاط ہو کر اسے بات کرتے تھے، اسی طرح وہ حیدر کو بھی باور کروانا چاہتی تھی۔ پیریڈ ختم ہوتے ہی وہ جس طرح جھٹکے سے اس کے پاس سے اٹھ کر مغرورانہ انداز میں کلاس سے باہر گئی تھی، وہ اس پر سر جھٹک کر رہ گیا تھا۔ دریاب باس کی کال ہے۔ وہ جو سارے دن کا تھکا ہوا اس وقت اپنی پسندیدہ ناول تھامے لیٹا مزے سے گانے سننے میں محو تھا، تیزی سے فلور کشن سے اٹھا۔ السلام علیکم سر۔ فون تھامتے ہی وہ بولا۔ وعلیکم السلام، کیا رپورٹ ہے؟ باس کی سنجیدہ آواز ماؤتھ پیس سے ابھری۔ سر، کچھ لڑکوں پر میرا شک درست تھا، مگر مسئلہ یہ ہے کہ ابھی سمجھ نہیں آ رہا کہ وہ مال لے جا کر رکھتے کہاں ہیں۔ بظاہر تو انہیں مال اٹھاتے دیکھا ہے، مگر پھر وہ ان کا اڈہ کون سا ہے جہاں پر وہ یہ مال لے کر جاتے ہیں، ابھی پتہ کرنا پڑے گا۔ اس نے آج کی کارکردگی کی رپورٹ دی۔ اس کام کے لیے صرف لڑکوں پر انحصار مت کرو، کچھ لڑکیوں سے تعلقات استوار کرو۔ یہ کام کچھ لڑکوں تک محدود نہیں ہوتا، بلکہ اس میں اور بھی لوگ شامل ہوتے ہیں۔ ان کی بات پر وہ سر کھجا کر رہ گیا۔ اور جس لڑکی کے پیچھے میں نے تمہیں لگنے کو کہا تھا، اس سے بات چیت کا کیا رزلٹ نکلا؟ اس کی سنجیدگی میں کوئی کمی نہیں آئی۔ سر، میں اس لڑکی سے تعلقات استوار کیے بنا بھی آپ کو ساری انفارمیشن دوں گا۔ اس نے ہچکچاتے اپنا مدعا بیان کیا۔ دریاب، اتنے بچے نہیں ہو تمہیں اندازہ ہونا چاہیے کہ لڑکیوں میں منشیات کی سپلائی کن ذرائع سے ہو سکتی ہے۔ مجھے کچھ ریسورسز سے پتہ چلا ہے کہ اس لڑکی کے اس لڑکے سے کچھ پرسنل تعلقات بھی ہیں، جن کے باعث یہ اس لڑکے کے لیے کام کرتی ہے۔ اب یہ تعلقات کہاں تک ہیں اور ان کے تھرو کیا کیا ہو چکا ہے، یہ تمہیں اس لڑکی سے جاننا ہے۔ وہ دریاب کی بات پر غصے سے بولے۔ وہ تو ٹھیک ہے سر، مگر وہ بہت چپکو قسم کی لڑکی ہے اور بہت حد تک بے باک بھی۔ آپ جانتے ہیں ایسی لڑکیوں سے ویسے بھی میری جان جاتی ہے۔ اس کے لہجے کی بیچارگی انہیں کہہ لگانے پر مجبور کر گئی۔ میں حیران ہوں تمہاری بات سن کر کہ وہ دریاب جو ملک دشمن عناصر کی ہٹ لسٹ پر ہے، جو بڑے بڑے دہشت گردوں کو ان کے انجام تک پہنچا چکا ہے، جس کی آواز کا رعب اور دبدبہ دشمنوں کی جان نکالنے کے لیے بہت ہے، آج ایک بے باک لڑکی کے ہاتھوں تنگ آیا ہوا ہے۔ بیٹا جی، یہ وہ کام ہے جس میں ایسی لڑکیاں کیا کال گرلز تک سے تعلقات استوار کرنے پڑتے ہیں۔ ان کی بات پر اس کے حقیقت میں چھکے چھوٹے تھے۔ تم خوش قسمت ہو، اب تک کی سروس میں تمہارے ذمے صرف مردوں سے لڑنے والے کیسز آتے رہے، مگر اب اصل میں تمہارے اعصاب کا امتحان ہے۔ ان کی بات پر اس نے ایک گہرا سانس لیا، جیسے خود کو تیار کر رہا ہو۔ تو میں امید رکھوں کہ تم اب پریشان نہیں ہوگے۔ دریاب، میں نے یہ کام تمہارے ذمے اس لیے لگایا تھا کہ مجھے تم پر اعتبار ہے۔ تم جس طریقے سے دشمنوں کے درمیان رہتے ہو، ان پر اٹیک کرتے ہو، وہ قابل تحسین ہے، اور مجھے اب تک کہ اپنے سب شاگردوں میں تم سب سے زیادہ پیارے ہو۔ ان کی بات پر وہ مسکرایا۔ ایموشنل بات مت کریں۔ اس کی بات پر دوسری جانب وہ بھی ہنس پڑے۔ اس کا مطلب ہے ایموشنز ہیں تمہارے اندر بھی؟ ان کے سوالیہ انداز پر اسے ان کا لہجہ صاف چڑھتا ہوا محسوس ہوا۔ الحمدللہ سر، اس نے بھی شرارت سے مسکرا کر جواب دیا۔ گریٹ، چلو پھر آئی ہوپ اب تم ایموشنل ہو گئے ہو تو مجھے کچھ دنوں میں اس لڑکی سے ہونے والی تمہاری بات چیت کی ساری رپورٹ ملنی چاہیے۔ باس کی بات پر اس نے نہ چاہتے ہوئے بھی جی میں جواب دیا۔ بیٹا، سر تجھے اس مرتبہ بخشنے والے نہیں۔ وسیع جو کہ اس کے پاس ہی بیٹھا ساری گفتگو سن رہا تھا، اس کے فون رکھتے ہی بولا۔ ہاں یار، باقی سب تو ٹھیک تھا اس کیس میں، مگر یہ لڑکی والا سین عجیب ہے۔ اچھا، کل جو حذیفہ اور طاہا نے جس لڑکی کا ٹریٹمنٹ شروع کیا تھا، اس نے کچھ بتایا کہ اس کو ڈرگز کس نے دی؟ یکدم کچھ یاد آنے پر اس نے پوچھا۔ نہیں یار، ابھی اس کی کنڈیشن اتنی اچھی نہیں کہ وہ ہمیں تفصیل سے بتاتی۔ اتنی زیادہ مقدار میں وہ لینے لگ گئی تھی کہ اگر کل بھی ہماری گاڑی کے سامنے نہ آتی تو اس کا دماغ مفلوج ہونے کا خطرہ تھا۔ فوری ٹریٹمنٹ کے بعد وہ تھوڑا سنبھلی ہے، مگر ابھی کچھ دن اس کی کنڈیشن اس سے بھی زیادہ خراب ہوگی، کیونکہ جتنی ڈرگز کی مقدار اس کی باڈی عادی ہو چکی ہے، اگر وہ نہ ملی تو فیٹس تک بڑھنے کا خطرہ ہے۔ اس کنڈیشن میں ہم کیسے اس سے پوچھ گچھ کر سکتے ہیں؟ طاہا، جو کافی
कॉफ़ी बनाकर लाया था। किचन से निकलते हुए उसने तफसीली जवाब दिया, तुझे यकीन है कि वो इसी यूनी की है? बेटा, आंखें बंद करके मैंने इसके बैग से निकलने वाले कार्ड्स नहीं पढ़े थे। दरियाब की तीसरी मर्तबा एक ही बात दोहराने पर अब की बार तहा बुरा मनाते हुए बोला, किस कदर तकलीफ़ दे है कि जिन बच्चों पर माँ बाप किस कदर एतमाद करके उन्हें पढ़ाई की गर्ज से इतना दूर भेजते हैं, वो माँ बाप की आंखों में धूल झोंक कर किसी किस्म की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो जाती हैं। दरियाब की बात पर वो भी ठंडी आह भर कर रह गए। यही तो अलमिया है हमारा, हम औलाद पर एतमाद तो कर लेते हैं मगर अंधा, फिर आंखें बंद करके बैठ जाते हैं कि वो अपना अच्छा बुरा खुद सोचने वाले हैं। ख़ास तौर पर लड़कियों के मामले में तो माँ बाप को हमेशा आंखें खुली रखनी चाहिए, नहीं तो तबाही और बर्बादी के अलावा हाथ कुछ नहीं आता। हुज़ैफ़ा ने तल्ख़ हकीकत बयान थी। फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। मेरे हौसला अफजाई के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें और अपने तमाम फ्रेंड्स में शेयर ज़रूर करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वेलकम।